नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया. As everybody knows now that Professor Deshpande is MD in Ayurvedic medicine and MD in Ayurvedic physiology. So naturally, double post graduation. After BMS, I have completed the 2 degrees post graduation, 2 times MD. Okay, but that is not a big thing. What is teaching and learning is my passion. So whatever I am doing is not obligation to anybody. It's my pleasure. So I am sharing these videos for the sake of the benefit of all the community. It may be the student, professors, doctors, common man, and also the patients. आजकल के कुछ वीडियोस मैं हिंदी भाषा में बना रहा हूं. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और ज्यादातर लोगों की डिमांड रहती है कि सर हिंदी बोले तो आप सबको समझ में आ जाएगी. कभी कभार हमारी जो सामने स्क्रिप्ट होती है वो अंग्रेजी होती है और मैं हिंदी में बात करता हूं. अभी की थोड़ी सी स्क्रिप्ट इंग्लिश भी है, थोड़ा सा संस्कृत भी है. कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. जब तक डॉक्टर देशपांडे का मुंह चलता रहेगा और वो भी आसान हिंदी भाषा में बात करते रहेंगे तो सबका बढ़िया फायदा ही होने वाला है. तो कोई चिंता की बात नहीं है. आपके सामने जो भी है आप सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश कीजिए, है ना. आज का विषय है चरक संहिता. चरक संहिता एक बहुमूल आयुर्वेद शास्त्र का ग्रंथ है जिसका फायदा पृथ्वी के हर एक व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में होने वाला है, होता है, पहले हो चुका है, अभी हो रहा है और आगे भी होने वाला ही है. बिकॉज चरकस्तु चिकित्सिते. चरक संहिता is our Bhagavad Gita, is our Bible, is our Quran, whatever you say. This is our important reference book for the Ayurvedic management. Ayurvedic management principles are mentioned in Charaka Samhita. Some products, some herbs, some recipes may not be practiced today, but the principles that are given in the Charaka Samhita, चरक संहिता में हमारी चिकित्सा के लिए जो भी सिद्धांत दिए हुए हैं वो टाइम टेस्टेड है, वो काल के अनुसार है. जो सिद्धांत है वो पहले भी थे भूतकाल में, अभी एग्जिस्ट है वर्तमान काल में और आगे चलकर थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक भविष्य काल में वो सिद्धांत कभी भी चूक नहीं सकते. वो 100% अनादि अनंत ऐसे हमारे आयुर्वेद मैनेजमेंट के सिद्धांत चरक संहिता में बताए गए हैं. इसलिए हम हमेशा कहते हैं चरकस्तु चिकित्सिते. आयुर्वेदिक चिकित्सा करनी हो तो चरक संहिता का ज्ञान होना बहुत ही जरूरत है. चरक संहिता में उदर के बारे में, उदर का मतलब 2 तरीके से हम करते हैं. यहां पर देखिए आप, यहां पर मैं मार्क करते जाऊंगा. उदर, उदर देख रहे हैं ना आप. उदर का एक अर्थ है एब्डोमेन, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, और दूसरा उदर एक व्याधि का भी नाम है. तो उदर शब्द से एक तो अवयव की जानकारी हमें होती है और उदर नाम से हमें व्याधि की भी जानकारी होती है. सिंपल तरीके से यहां का वर्ड जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सब जानते हैं पेट में पानी होना, सीने में पानी होना, छाती में, सीने में जब पानी फेफड़े के सबोताल ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम प्लूरसी कहते हैं. ज्यादातर वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है. उसी तरह जब पेट में पानी होता है, ज्यादा होता है पेरिटोनियम में, तो उसको हम असाइटिस नाम से जानते हैं. ASCITES लिख कर रखिए, ASCITES. मैं हमेशा कहता हूं लोगों को, आप जब भी आयुर्वेद और एलोपैथी के नाम की तुलना करना चाहते हैं तो एक के ऊपर एक नाम चिपकाने की कोशिश मत कीजिए, चिपकाने की कोशिश मत कीजिए. उधर एक तरफ और असैटी एक तरफ, दोनों को समांतर जाने दीजिए भैया.
यस, एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते हैं, ताल्लुकात है उनका, फिर चिपकाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि साधर्म्य में तो है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। फिलहाल कुछ कंसेप्ट जो है ना, वो पैरेलल चलने से ज्यादा मजा आ जाएगा। ये व्याधि सब हम हर एक वीडियो में कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सही है, आपकी बात सही है। डॉक्टर देशपांडे वीडियो ऐसे बनाते हैं कि हर वीडियो का अलग अलग कुछ महत्व होता है, और वो बताते हैं कि ये वीडियो क्यों महत्वपूर्ण है। अभी के दिनों में अभी के दिनों में 21st सेंचुरी में हम सब लोग हमारी खान पान की ऊपर, हमारी जीवन शैली की तरफ कुछ ध्यान नहीं देते भैया, कुछ ध्यान नहीं देते। पिज्जा माजा बर्गर यो वो कोई भी खा लेते हैं। स्ट्रीट फूड हमें अच्छा लगता है, फास्ट फूड हमें अच्छा लगता है, हम मद्यपान करते हैं, हम स्मोकिंग करते हैं। हमारी जीवन शैली सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, घूमते फिरते नहीं है, बैठे बैठे काम करते हैं। तो क्या हो जाता है, जो खाते हैं वो हजम नहीं होता, और खाना हजम होने के लिए अन्न पचन मार्ग तो है, फिर अन्न मार्ग पचन से साइड में बैठा हुआ एक यकृत, लीवर नाम का अवयव है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारे शरीर की, सबसे बड़ी इंडस्ट्री, कारखाना हमारे शरीर का है, वो है लीवर, वो है यकृत। हमारी खान पान में ज्यादातर फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, है कैलोरी फूड होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, सिंथेटिक फूड होते हैं। जो भाजी पाला खाते हैं वो हार्मोन से फवारित होता है, उसका उसके जो स्प्रे करते हैं वो हार्मोन्स या केमिकल पेस्टिसाइड्स करते हैं। उसी के द्वारा, हमारी मद्यपान के द्वारा, वायरस के द्वारा, वायरस ए है, वायरस बी है, यकृत बिगड़ जाता है, लीवर बिगड़ जाता है। और जब भी यकृत और लीवर बढ़ जाएगा तो पूरा का पूरा सर्कुलेशन, रक्त संचरण बिगड़ जाता है, क्योंकि सभी शरीर का खून पहले लीवर में आ जाएगा, लीवर के द्वारा हृदय को लिखा जाएगा, और हृदय के द्वारा पूरे शरीर में रक्त संचारित होता है। तो जब ये लीवर का प्रॉब्लम आ जाता है तो जॉन्डिस तो होगा ही होगा, पीलिया रोग, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, उसके साथ पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। सही कहा आपने, हाइपरटेंशन वो वाला नहीं, हृदय वाला नहीं, ये लीवर वाला हाइपरटेंशन को बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। मतलब जो भी रक्तवाहिनी यकृत की तरफ जा रही है, यकृत तो खराब है, ट्रैफिक जाम है, ऑब्स्ट्रक्शन है ना, तो क्या हो जाता है, पीछे वाले बाजू में सबका सब कंजेशन हो जाता है। कभी भी हम ट्रैफिक के तरफ जाते हैं ना, कौन से चौक में ट्रैफिक जाम है, तो क्या हो जाता है, पिछले वाले पिछाड़े वाले रास्ते पे ट्रैफिक और भी बिगड़ जाता है। तो इसी तरह जब लीवर बिगड़ता है तो जो आंत्र के द्वारा लीवर तक जाने वाली रक्तवाहिनी है, उसमें स्टॉप, ऑब्स्ट्रक्शन, स्टैग्नेशन, अवरोध, उसे कहा जाता है पोर्टल हाइपरटेंशन। लीवर की खराबी पहले तो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस ए हो सकता है, बी हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, सीरम जॉन्डिस हो सकता है। मालूम है आपको हेपेटाइटिस बी के कितने आपके आसपास लोग हैं? बहुत परेशान है भैया, बहुत परेशान है। हेपेटाइटिस ए तो मामूली सा है, हाँ, दूषित अन्नपान के द्वारा जो होने वाली काविड़ है, जॉन्डिस है, उसको इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस ए बोलते हैं। बी जो है ना, बी बहुत खतरनाक है बीमारी भैया, बहुत खतरनाक। जैसा एचआईवी होता है ना एड्स आदमी को, उसी तरह से हेपेटाइटिस बी उसी के कारणवश होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, कंडोम लगाए बिना संभोग करे हेपेटाइटिस बी महिला के साथ या पुरुष के साथ, तो परस्पर को हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। दूषित रक्त लगाएं तो एड्स भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है। माता को एचआईवी है, एड्स है, तो बच्चे को भी एचआईवी एड्स हो सकता है। उसी तरह माता को हेपेटाइटिस बी है
तो बच्चे को भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। कितना देखो ना, कितना खतरनाक है बेचारा। हेपेटाइटिस बी और HIV समसमान, दोनों से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्या होता है सर, क्या होता है बी हो गया तो? अरे भैया आपका लीवर पूरा का पूरा खराब बेकार हो जाएगा, एकदम बेकार। मालूम है क्या बोलते हैं उसको? सिरोसिस बोलते हैं, CIRRHOSIS, लीवर सिरोसिस। मतलब लीवर के जो सेल्स पेशी होते हैं ना, नॉर्मली इलास्टिक होना चाहिए, फटाफट फटाफट मर जाते बेचारे। फाइब्रोसिस हो जाता है, फाइब्रोसिस। निकामी, निकामी, काम नहीं करते, लीवर काम नहीं करेगा आपका। लीवर फंक्शन टेस्ट बेकार, एकदम बेकार। लेबोरेटरी में जाइए, खून की जांच करवाइए। आप दारू पीते हैं ना, जाइए लेबोरेटरी में, और क्या करेंगे, क्या करेंगे? लीवर फंक्शन टेस्ट कीजिए। उसमें आता है बिलिरुबिन, आता है SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, सब मिलाकर बनता है लीवर फंक्शन टेस्ट। खून की जांच है भैया, खून की जांच। जाइए जाइए, भाग के जाइए। लीवर की खराबी है तो क्या करना है? खून की जांच करवानी है। और क्या करना है? सोनोग्राफी करनी है, अल्ट्रासोनोग्राफी पेट की। तो लीवर का खराबी आपको दिखाई देगी। लीवर सिरोसिस। और क्या है, और क्या है सर? फैटी लीवर, मालूम है आपको? फैटी लीवर, ये फैट है ना, फैट घुस जाते हैं लीवर के अंदर और पूरा खराब कर देते लीवर। यकृत की खराबी, और यकृत की खराबी मतलब पूरी शरीर की खराबी। क्यों सर, ऐसा क्यों? अरे बड़ी फैक्ट्री, मैं बता रहा हूं ना भैया, बड़ी फैक्ट्री है ना लीवर। तो बड़ी फैक्ट्री को एटम बम लगा दे तो क्या हो जाएगा? पूरा आपका देश बर्बाद हो जाएगा ना, वैसी तरह है ना, पूरा शरीर बर्बाद हो जाएगा। आयुर्वेद का कहना है, रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नौ, रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नौ। कौन सी भी बीमारी, आयुर्वेद का कहना है, कोल्ड से लेकर कैंसर तक, कोई भी बीमारी मूल कारण है, मूल कारण, रूट कॉज है अग्निमांद्य। अग्नि का मंद होना, डाइजेशन खराब होना, मेटाबॉलिक प्रोसेस खराब होना। और हमारी लीवर में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता होता है, ये होता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है लीवर, लीवर में फैट मेटाबॉलिज्म होता है। तो क्या होगा? लीवर खराब तो सब सब मेटाबॉलिज्म बेकार। लीवर सिरोसिस समझ में आ गया अभी क्या तकलीफ करेगा? फैटी लीवर समझ में आ गया? उसके आगे बताता मैं आपको, उसके आगे देखिए होता है क्या। एक दिन ऐसा आ जाएगा आपको लीवर का कैंसर हो जाएगा, मर जाओगे। लीवर कैंसर खतरनाक, बिल्कुल बेकार। सर ऐसा को ऐसा लीवर ट्रांसप्लांट है ना, लीवर लीवर ट्रांसप्लांट है ना सर? करिए करिए लीवर ट्रांसप्लांट। आपको मालूम है सक्सेस रेट क्या है? बिल्कुल बेकार का है, कुछ नहीं है, बेकार है। कैसे लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे? लाखों रुपए खर्चा करेंगे और आदमी मर जाएगा बेचारा। बेचारा कह रहा हूं मैं, माफ कीजिए मेरे को इतना हार्श बोलने से। क्या करूं भैया, आपके सामने तो ये रखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आज असाइटिस वाली चर्चा है। और असाइटिस का महत्वपूर्ण कारण है लीवर की खराबी, लीवर का बिगाड़। यकृत बिगड़ गया, यकृत को हेपेटाइटिस बी हो गया, बाद में सिरोसिस हो गया, बाद में असाइटिस हो गया। इतना फूल जाता है, इतना पेट ऐसा फूल जाता है, फूल जाता है, बहुत फूल जाता है, पानी पानी भरा होता है। सांस लगती है भैया, सांस। क्यों सांस क्यों लगती है सर? फेफड़े तो ठीक है। अरे कैसे ठीक है यार, ये हमारा सीना है, ठीक है, ये पेट है नीचे वाला, है ना, नीचे है। बीच में क्या है, क्या है बीच में? डायफ्राम। ये डायफ्राम वाला अड़वा पट्टा है ना बे, वो कर्टन है, कर्टन। डायफ्राम मसल है, बिग मसल, बिगेस्ट मसल इन द बॉडी, डायफ्राम। किसके बीच में है? सीने के और पेट के बीच में है। क्या करता है सर? अरे रेस्पिरेशन में मदद करता है, सांस लेने में मदद करता है। वो हिलता है तो आप सांस लेते हैं। तो नीचे से जब पानी का प्रेशर आ जाएगा तो डायफ्राम हिलेगा क्या भैया? नहीं हिलेगा ना। तो क्या हो जाएगा? इतना पेट फूल गया आपका, आप चल नहीं सकते, ऐसे ऐसे करके चल रहे, और
सांस बढ़ेगी आपकी, एडमिट करना पड़ेगा आईसीयू में। पानी निकाल निकाल कर डॉक्टर भी थक जाते, आप भी थक जाते हैं। पैरासेंटेसिस बोलते हैं, एब्डोमिनल टैपिंग बोलते हैं, टैपिंग। सुई घुसते, सुई निकालकर वो पानी निकालते पेट में से, सुई डालकर पेट में से पानी निकलने, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अभी बोला ना मैंने, एब्डोमिनल टैपिंग। टैपिंग बोला, टैपिंग। इसके पैरासेंटेसिस बोलते हैं, ठीक है। पानी निकालकर जांच करवाते, कैसा पानी, ट्यूबरकुलोसिस है और कुछ है, बैक्टीरिया है, हाँ कैंसर है, देखते हैं वो। और बार बार निकालना पड़ता है। तो इसीलिए अभी आयुर्वेद समझाते हैं आपको। चरक ऋषि क्या कहते हैं? ये असाइटिस, उदर के व्याधि में, देखिए पहले उदर ने लिखा है कारण की जांच करवाते, देखिए यहां पर मंदाग्नि। लीवर की खराबी कब होती है? जब आप खान पान, जीवन शैली बर्बाद कर देते हैं, है ना। फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड प्लस फास्ट लाइफस्टाइल इज इक्वल टू फास्ट डेथ। क्या फॉर्मूला बताया डॉक्टर देश पांडे साहब ने? क्या बताया? फास्ट फूड प्लस फास्ट लाइफस्टाइल, फास्ट डेथ। चले गए हेरा, अल्लाह प्यारा हो गया, ठीक है ना। सावधान। तो ये देखिए, मंदाग्नि नहीं होना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए आपको, खान पान में जरा जागरूक रहना चाहिए। फास्ट फूड मत खाइए, हाँ स्ट्रीट फूड मत खाइए, पिज्जा माजा बर्गर। अरे हफ्ते में खाते हैं आप, 2 दिन में खाते हैं, 3 दिन, हर रोज वही खाते हैं, मैगी खाते हैं, कैसा लीवर अच्छा रहेगा? और उसके साथ दारू पीते हैं आप, मद्यपान करते हैं ना, करते ना, सिगरेट पीते हैं, हाँ, कैसा चलेगा यार? नहीं चलेगा यार, खराब हो जाएगी लीवर। और ऐसे भी करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इधर जाते उधर जाते, हेपेटाइटिस बी होता है ना, एड्स भी हो जाता है। तो कैसे अच्छी रहेगी सेहत? ये देखिए, मंदाग्नि, अग्नि मंद हो गया, डाइजेशन बिगड़ गया, अजीर्ण, जो खाते हैं वो पचता नहीं है वो, हाँ पेट फूल जाता है, टेस्ट नहीं रहती, एनोरेक्सिया होता है, भूख नहीं लगती, गैस होता है पेट में, टट्टी साफ नहीं होती, पेशाब साफ नहीं होता, है ना। मलिन अन्न, मलिन अन्न का वही स्ट्रीट फूड बोलते हैं ना, कॉन्टेमिनेटेड फूड बोलते हैं। कई इधर का भी खाते, किधर का भी पानी पीते हैं, कैसे चलेगा? पानी पूरी उधर लेकर खाते हैं रास्ते पर, क्या टपकता है ऊपर से पता है आपको? उसके हाथ देखे हैं अपने कैसे, बनाने वाले के हाथ? क्या है उसमें, खरूज वगैरह है, स्केबीज? और सर क्या क्या कह रहे हैं साहब? अरे देखते नहीं यार, इसलिए मैं इसी भाषा में कह रहा हूं आपको, सावध हो जाइए। खतरनाक होती है सब चीजें, जो बिना परवाह आप खाते रहते हैं ना, गलत चीज है यार, गलत चीज है, उसके साथ तंबाकू वगैरह मत दो, ऐसे लगाते तंबाकू, है ना, करते हैं सब लोग। ये देखिए, विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब क्या होता है? बताया, बार बार बताते देश पांडे से, इनकॉम्पैटिबल फूड, विरुद्धान्न। जैसे कि हमारी, क्या करते हैं आप तो, अभी देखिए बहुत ही अचरज की बात है ना, वो आइसक्रीम मंगवाते हैं भैया, है, और उसके साथ क्या, हॉट चॉकलेट पोर करते, मतलब नीचे वाला ठंडा, ऊपर वाला गर्म डाल देते बस। तो ऐसे आप ज्यादा टाइम खाए जाएंगे ना, गरम गार करके, विरुद्ध अन्न बोलते हैं आयुर्वेद। दूध होता है अल्कलाइन, और हमारी फ्रूट्स होते हैं ज्यादा एसिडिक, सिट्रस फ्रूट बोलते हैं ना। तो एसिड अल्कली क्या करेंगे, उसमें अंदर पीपीटी बन जाएगा आपका, एक गाढ़ा द्रव्य बन जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, आम बन जाएगा विरुद्ध अन्न से। और ये विरुद्ध अन्न के परिणाम जो है ना भैया, सावधान, एक दिन में नहीं होते। आज खाया और कल, आज फ्रूट सैलेड खाया और कल आपको ल्यूकोडर्मा हो गया, ऐसा नहीं होता। जब ये आदत बन जाती है, दिन रात आप ये विरुद्ध अन्न का सेवन करते हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा आ जाएगा, पछतावा हो जाएगा बेचारे, सब व्हाइट पैचेस आ जाएंगे, ल्यूकोडर्मा। और पूछते रहते हैं आप डॉक्टर को, क्या हो गया डॉक्टर साहब, मेरे को ही क्यों हो गया? ये मिल, डॉक्टर बोलते नहीं नहीं है भैया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मिलानिन डेफिशिएंसी है। अरे क्यों आ गई बेटा मिलानिन डेफिशिएंसी? आपकी खाने की गलत आदत है ना। ये नहीं पूछते वो डॉक्टर लोग आपको, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे खाते थे, कब खाते थे। रात को खाते 12 बजे आप, राक्षस भोजन बोलते उसको, राक्षस भोजन। ये सब है, ये सब इसमें ही, ये सब। ये देखिए, अशुचि, अति उष्ण, मद्यपान के अति उष्ण है, ज्यादा तीखा खाना, वो वड़ा पाव के साथ, वड़ा और पाव की ज्यादा मिर्ची खाते हैं आप लोग, ज्यादा मिर्ची खाते वो, तीखा, तामड़ा रस्सा, नॉन वेज, रेड मीट, क्या ये सब चीजें अति उष्ण है, क्षार विदाही आहार, गर्विश और मिथ्या संसर्जन क्रम, उल्टा पलटा सब कर देते हैं। धूप में जाकर आते हैं और गटा 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 फ्रिज का पानी पी लेते हैं, क्या करेंगे? विरुद्ध अन्न है ना, ये विरुद्ध अन्न है, गरम गार करके, ईटा पलटा, हाँ
ये खाना खाते और जाते हैं स्नान करने के लिए, खाना खाते जाते हैं भागदौड़ करने के लिए। कैसा चलेगा भैया, कैसा चलेगा बताइए ना मेरे को। खाना खाने के बाद हजम होने के लिए ब्लड कहाँ चाहिए? ब्लड हमारी पेट में चाहिए ना, रक्त पुरवठा जो होना चाहिए, हाँ, ब्लड सर्कुलेशन। आप भागदौड़ करेंगे तो ब्लड कहाँ भागेगा? यहाँ जाएगा ना, हाथ पैर को जाएगा ब्लड। खाना खाने के बाद तुरंत व्यायाम करने के लिए नहीं निकलना भैया, पेट की खराबी हो जाती है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूं आप। ये देखिए, आपको आगे चलकर ये असाइटिस होने वाली की आशंका है, तो पहले नेचर तो वार्निंग देता है आपको। वार्निंग सिग्नल्स को बोलते हैं पूर्व रूप। क्या हो जाता है? शीत नाश। धीरे धीरे करके महीना, 2 महीने, 4 महीने आपको भूख ही नहीं लगती अच्छी तरीके से, दैट इज अ वार्निंग। क्या करेंगे आप? लैब में जाकर खून तपास करते हैं, अरे ये ध्यान दो ये इस लक्षण के ऊपर। उसके साथ क्या हो जाता है? स्वादु अति स्निग्ध गुरु अन्न पच्यते चिरात। जब भी आप थोड़ा बहुत ज्यादा हेवी फूड खाते हैं, कैलोरी, हाई कैलोरी फूड, फैटी फूड खाते हैं, तो हजम ही नहीं होता, 2-2 दिन आपको टट्टी को साफ नहीं होती, पेट फुल जैसा लगता है, गैस हो जाता है। ये सावधान की बात है भैया। उसके बाद भुक्तम विदय्यते, खाना खाने के बाद तुरंत एसिडिटी हो जाती है, हाँ, इरेक्टेशन हो जाता है। उसको मॉडर्न के लोग तो बोलते हैं ना, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, है क्या? मालूम है आपको? GERD, GERD, पाइलोरी इन्फेक्शन। अरे ये वार्निंग सिग्नल से भैया, आप खान पान सुधारो, जीवन शैली सुधारो, अपने आप ठीक हो जाएगा। काय के लिए वो पाइलोरी किट का सेवन करना है, 4-4 गोली 3 दफा, है ना? मालूम है आपको? हाँ? राजी जन्म वलिनाश, ये सब चीजें आ जाती है। हमारी पेट के ऊपर की जो वलि है वो धीरे धीरे पेट ऐसा फूल जाने की संभावना बढ़ जाती है। ये देखिए लक्षण क्या हो जाता है? कुक्षी आदमान आटोप मंदाग्नि करपादशोफ, मतलब पेट में फूल जाता, पेट में फूलना है। आटोप, उसमें आवाज आने लगती है, भूख नहीं लगती, मंदाग्नि, और हाथ और पैर को सूजन आने शुरू हो जाती है। सूजन आना, शोथ बोलते हैं आयुर्वेद में, इडीमा बोलते हैं मॉडर्न में, है ना? ये सब चालू हो जाता है। अभी साध्यासाध्यत्व कैसे बताएंगे हम? क्यूरेबल इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग पेशेंट, जब भी पेशेंट की शारीरिक और मानसिक ताकत, व्याधि क्षमत्व, इम्यूनिटी अच्छी है, तो भगवान की कृपा है। बिफोर द मैनिफेस्टेशन ऑफ जलोदर, प्रत्यक्ष रूप में जब तक पानी नहीं ज्यादा भर जाता पेट में, तब तक तो ठीक है। ज्यादा पानी भरना चालू हो गया तो बात खत्म। क्षतोदर, बद्ध गुदोदर एंड जलोदर आर इनक्यूरेबल। जब आंत में, पेट में कुछ क्या बोलते हैं ना, परफोरेशन हो गया, क्षत का मतलब परफोरेशन, फट गया, फट गया। बद्ध उदर, पूरा आंध्र प्रदेश में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है, आंत्र में अवरोध है। अवरोध का 2 कारण होता है, एक आंत्र को ऐसे ट्विस्ट आ जाता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रैंगुलेशन, स्ट्रैंगुलेशन, है ना? मराठीमध्ये आम्ही त्याला पिळपडणं म्हणतो, ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन्स। एक आंत्र का भाग दूसरे आंत्र के में घुस जाता है। आंत्र के बाद, इंटेस्टाइन्स की बात कर रहा हूं मैं, एक थोड़ा सा पार्ट दूसरे में घुस गया तो उसको बोलते हैं इंटुससेप्शन, इंटुससेप्शन। तो इसके द्वारा ये सब इनक्यूरेबल, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है। इमीडिएट ऑपरेशन करे तो बच सकता है आदमी, थोड़ी भी देर लगा दी तो मर जाएगा, तो इसीलिए डिफिकल्ट है ना? शतोदर का मतलब परफोरेशन, बद्ध गुदोदर का मतलब एक्यूट एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। अभी देखिए पैथोजेनेसिस क्या क्या हो जाता है, यहां पर देखिए संप्राप्ति बोलता है आयुर्वेद में। ये कैसी डिसीज स्टार्ट होता है और कैसा पूरा उसकी दर्शन आपको हो जाता है। पहले तो हम ये जो कारण मैंने बताया, उस कारण का सेवन, मतलब यू आर डूइंग द फॉल्टी थिंग्स ऑफ द लाइफस्टाइल एंड फूड। उसके बाद वात पित्त कफ तीनों दोष प्रकुपित हो जाते हैं। स्वेद वह और अंबु वह स्रोतस का अवरोध हो जाता है। जो भी पानी सर्कुलेट करने वाली जो यंत्रणा है हमारे शरीर में, ब्लड सर्कुलेशन करने वाली जो यंत्रणा है, उसमें कुछ अवरोध बन जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन। तो उसके द्वारा पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस बंद हो जाएगा। अपान वायु और प्राण वायु, यहाँ की जो एक्टिविटी है, हाँ, अंदर बाहर होने की, सेल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाना, ये अपान वायु और प्राण वायु की दृष्टि से बताया गया है। अन्न रस स्त्रावण और उदर गुहा, मतलब जो भी ज्यादा फ्लूइड्स हैं वो उसका कैपिलरीज के बाहर आ जाते हैं और वो संचित हो जाते हैं पेरिटोनियम में।
उसके द्वारा कुक्षी में मतलब पूरे पेट में एक प्रकार का जड़पना, गौरव आ जाता है, हेवीनेस आ जाता है, और उसके द्वारा उसमें पानी भर जाता है, तो उसका उदर रोग नाम से हम वो जानते हैं। अब ये मेरा स्क्रिप्ट इस बाजू में राइट साइड में ले लेता हूं, तो आसानी से हम चीजें समझ सकेंगे। देखते हैं एक एक करके उदर के जो प्रकार हैं। आयुर्वेद ने उदर व्याधि के विभिन्न प्रकार बताए हैं, जैसे कि वातोदर, पित्तोदर, कफोदर। ये जब वात का प्राधान्य होता है तो ज्यादातर ये कुक्षी प्रदेश में इडिमा होता है। पानी, पानी का मतलब हाथ में सूजन आ सकती है, पैर को सूजन आती है, स्क्रोटम को भी सूजन आ सकती है। वृषण का मतलब स्क्रोटल। उदर विपाटन, उदावर्त, एंटीपेरिस्टाटिक मूवमेंट चालू हो जाएगी, पूरा शरीर में दर्द महसूस होगा, और एक तरीके का हमारी स्किन को या नेत्र के ऊपर थोड़ा सा ब्लैकिश डिस्कलरेशन चालू हो जाएगा। जो शाव अरुण वर्ण है वो नख को आ सकता है, नेल्स को, उसके द्वारा आईज में हम दिखाई देते हैं। पूरा चेहरा जो हमारा वदन बोलते हैं, त्वक, स्किन, मूत्र, यूरिन, और वर्च का मतलब स्टूल, इसमें सब में एक थोड़ा सा कलर चेंज हो सकता है। कृष्ण राजी सिरा संतत, मतलब पेट की जो सिरा है, वेसल्स है, वो आपको फैली हुई दिखाई देगी। हाँ, दैट इज अ वेसल डायलिटेशन, वेजोडायलिटेशन। पित्त होता है तो हमारा उदर का स्पर्श है वो मृदु होता है। फिलहाल उसमें बर्निंग सेंसेशन पूरे शरीर में, या लोकली इन्फ्लेमेशन को ही हम दाह कहते हैं। तो नेचुरली उधर इन्फ्लेमेशन है, बुखार ज्यादा आ जाता है बीच बीच में रुक रुक कर, प्यास ज्यादा लगती है, फेंटिंग अटैक्स आ सकते हैं, जुलाब हो सकते हैं, अतिसार, और हारित, हारिद्र, ये जो पीला कलर है वो, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर बोला था, यहाँ पर पीला कलर आपके नाखून को, आपके आईज के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर, मूत्र में या स्टूल में, ये सब जगह पर ये पीला रंग आपको महसूस हो सकता है। और सिरा संतत का मतलब डायलिटेशन उधर भी रहेगा। कफोदर में क्या हो जाता है, यहां पर देखिए आप, स्थिर और कठिन शोध, मतलब इसमें फ्लक्चुएशंस कम रहेगी, ज्यादा टाइम एक स्थिरता हो सकती है पानी में, उधर में जब पानी होता है तो। उसके साथ साथ ये शोफ लक्षण, उधर भी सूजन ज्यादा होती है, पाणीपाद और वृषण और उरु, उरु का मतलब थाई रीजन। पूरे शरीर में एक प्रकार का हेवीनेस आ जाता है, गौरवता, अरुचि, भूख बिल्कुल नहीं लगती, अविपाक, खाना हजम नहीं होता, पूरे शरीर में दर्द होता है, आम की एक सब लक्षण है। सुप्ति, अतिनिद्रा, ज्यादा स्लीप, मतलब आपको निद्रा, ज्यादा ड्राउजीनेस आ जाता है, बीच बीच में रुक रुक कर खांसी और सांस लेने में तकलीफ, ऐसी शिकायत हो सकती है। और नाखून, यूरिन, पेशाब, टट्टी, चेहरा, इस सब को थोड़ा सा पांडुरता आ जाती है, कलर चेंज हो जाता है। और शुक्ल राजी सिरा संतत, मतलब एब्डोमिनल ब्लड वेसल्स बिकम डायलेटेड। सन्निपातोदर मतलब जहां पूरा का पूरा तीन दोष का संबंध है, तो नाना वर्ण, विभिन्न तरीके के रंग हमें दिखाई देंगे, चाहे वो चेहरा हो, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो नाखून हो। ये आयुर्वेद की कंसेप्ट है। आगे चलते हैं, प्लीहोदर और यकृतोदर, मतलब स्प्लेनोमेगाली एंड हिपेटोमेगाली। यहां पर देखिए आप, कच्छप संस्थान, मतलब टॉर्टोइज की जैसी कठिन ये आकृति हो जाती है वो अवयव की, वर्धमान प्लीहा, एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, दैट इज स्प्लेनोमेगाली। डिस्टेंशन ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, हमारा उधर का बाया हिस्सा जो है फूल जाता है। मंद ज्वर, बुखार रहता है, मंदाग्नि होता है, डाइजेशन, मेटाबॉलिक प्रोसेस रुक जाती है, दुर्बलता आ जाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रॉपर तरीके से मिल पाते, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। वर्च, मूत्र ग्रह, कभी कभार कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो जाता है, और यूरिन पास करने में भी शिकायत आ सकती है। ये देखिए, यकृतोदर का मतलब होता है हिपेटोमेगैली, डिस्टेंशन ऑफ द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, दक्षिण पार्श्व प्रदेश। आगे चलते हैं, बद्ध गुदोदर। बद्ध गुदोदर का मतलब होता है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन इन द इंटेस्टाइन ड्यू टू द टफ्ट ऑफ हेयर वॉल्व्यूलस, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इंटोससेप्शन की भी बात मैंने की थी, कॉजिंग द रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड फेसिस। मतलब वर्च का मतलब होता है स्टूल, टट्टी, और मूत्र का मतलब होता है पेशाब, इनकी दोनों की रुकावट हो सकती है। स्वेलिंग अबाउट द अम्बिलिकस, उसमें भी थोड़ा सा स्वेलिंग हमारी पेट में दिखाई देता है। क्षतोदर या छिद्रोदर, यहां परफोरेशन की बात आ जाती है, आंत्र फट जाते हैं। इंजुरी और द परफोरेशन ऑफ द इंटेस्टाइन ड्यू टू द इंटेक ऑफ फूड विथ सम फॉरेन बॉडी, जब फॉरेन बॉडी अंदर जाएगी तो फट जाएगा। कभी कभार इंटरनल अल्सर्स भी हो जाते हैं।
कॉजिंग द स्वेलिंग बिलो द अम्बिलिकस, निचले वाले हिस्से में स्वेलिंग ज्यादा रहेगी, और इसमें सलोहित, नील, पीत, पिच्छिल, कुणपगंधी, ये सब विभिन्न तरीके से मतलब कलर्स भी आ सकते हैं, और एक प्रकार की दुर्गंधी हमें उस शरीर में मिलती है। साम पुरुष, पुरुष जो टट्टी है उसमें सामता रहती है, और हिचकी आ जाती है, हिकअप की शिकायत होती है, सांस फूल जाती है, खांसी आती है, अविपाक मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाने के बाद दौर्बल्य आ जाता है, पूरा वीकनेस हो जाता है। जलोदर, ये असाइटिस वाली अवस्था है। इन केस ऑफ द डिमिनिश्ड अग्नि आफ्टर द स्नेहपान, intake of excess water causing the accumulation of fluid in the abdomen, उसमें नाना वर्ण राजी सिरा संतत, ऐसा चरक ने वर्णन किया है। ज्यादातर ये शब्द महत्वपूर्ण है। उदक पूर्ण धृति, उदक, उदक का मतलब वाटर, हमारा पेट में बिल्कुल पानी भर गया है, ऐसी अपने आप उधर परिस्थिति पैदा हो जाती है, और उससे द्वारा इधर लोकल इन्फ्लेमेशन चेंजेस आ जाते हैं, और संस्पर्श टेंडरनेस भी कभी कभार हो सकता है, हाथ लगाने के लिए पेशेंट ना बोलता है। आगे चलते हैं, आगे वाले पेज में यहां पर देखिए, इसमें 3 प्रकार की अवस्था होती है। अजातोदक अवस्था, इसका मतलब है पेट में अभी पानी नहीं है। उदक का मतलब पानी, और अजात मतलब पानी अभी भरा नहीं है। अजातोदक मींस वेयर द फ्लूइड हैज नॉट येट कलेक्टेड, पानी भरा हुआ नहीं है। हियर द एब्डोमेन इज रेड इन कलर, पूरा इन्फ्लेमेशन है तो थोड़ा सा रेड कलर आ जाता है, विद गर्गलिंग साउंड, एक टिपिकल साउंड अंदर ऑस्कल्टेशन, जब हम स्टेथोस्कोप से देखते हैं तो ज्यादा गर्गलिंग साउंड आ जाती है पानी की वजह से। मतलब पानी की प्रक्रिया अभी चालू हो गई है, एंड नेटवर्क ऑफ द वेन्स इज विजिबल इन द एब्डोमेन, पूरी की पूरी ब्लड वेसल्स जो है उस पेट के ऊपर वाली फैल जाती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, उदर रोग चिकित्सा सूत्र। यहां पर देखिए कि हमें ट्रीटमेंट देनी है तो कैसे हम दे सकते हैं। यहां पर देखिए, दोष अति मात्रा उपचयात स्त्रोतो मार्ग निरोधनात् संभवंती उदरम तस्मात् नित्यम एवं विरेचयत। ये लेक्चर चालू होने के वक्त मैंने आपको बता दिया था कि चरक ऋषि का महान, हम क्यों उनको महान मानते हैं, चरकस्तु चिकित्सिते ऐसा क्यों कहते हैं, जबकि बहुत सारे लोग एलोपैथी वगैरह लोग बोलते हैं सर ये इतना पुराना वाला चरक संहिता, उसमें दिए हुए जो मेडिसिन है वो अभी के जमाने में नहीं मिल रही है, तो क्यों पढ़ते हैं आप चरक संहिता। देखो कैसे पूछते हैं, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है भैया। मैं बार बार कहता हूं कि चरक में लिखी हुई सिद्धांत के बारे में हमें लेना देना है, बाकी की मेडिसिन तो उस जमाने की थी, अभी की जमाने की है, और आगे चलकर आपका क्या है। एक तुलनात्मक दृष्टि में किसी पैथी के ऊपर कभी भी टीका करने को जी नहीं करता मेरा। फिर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके एलोपैथी शास्त्र में एक उदाहरण दाखिल बोल देता है, टीका करने का उद्देश्य नहीं है। पेनिसिलिन नाम की एक दवा थी हमारी बचपन में 50 साल पहले, 6 साल पहले, 100 years ago। अभी वो पेनिसिलिन ज्यादा लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। वो आगे वाले, आगे जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 का एंटीबायोटिक चल रहा है ना। तो आपके एंटीबायोटिक में सुधारना हो सकती है ना। तो हमारे चरक ने लिखे हुए मेडिसिन में हम सुधारना नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते है? तो बात करने के पहले सोचना चाहिए कि देशपांडे सर क्या कह रहे हैं। देशपांडे सर हर वीडियो में बताते हैं कि चरक का महत्व प्रिंसिपल में, सिद्धांत में। तो ये सिद्धांत देखिए, क्या देखा, बहुत बढ़िया सर। अरे भैया, मॉडर्न साइंस असाइटिस में पानी कम करने के लिए डायूरेटिक्स देते हैं, मूत्रल द्रव्य, जिससे पेशाब ज्यादा हो जाएगी, पानी कम हो जाएगा। फिर उसमें रिकरेंस रेट ज्यादा है, पुनः पुनः पानी हो जाना, तकलीफ ज्यादा है। विरेचन देके देखो, विरेचन दो, विरेचन, लैक्सेटिव, परगेटिव, रिसर्च करो उसके ऊपर, डायूरेटिक ज्यादा अच्छा है या विरेचन ज्यादा अच्छा, बाद में आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर देशपांडे ने आपके सामने एक आज रिसर्च का विषय, संशोधन का विषय सबके लिए दे दिया है। 100 पेशेंट्स ऑफ ascites treated from the modern science, 100 पेशेंट्स ऑफ ascites treated with आयुर्वेदा। यहां पर दे रहे हैं डायूरेटिक्स, लैसिक्स, यहां पर आयुर्वेद दे रहा है विरेचन।
किसका महत्व ज्यादा है, किसमें रिकरेंस, बार बार पानी होने की संभावना किसमें ज्यादा किसमें कम, आप ही देखिए, आप ही देखिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आयुर्वेद कहता है कि देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द स्रोतस, अवरोध है ड्यू टू द वातादि दोष प्रकोपित हो गए हैं। तो इन लोगों के लिए स्रोतों मार्गावरोध दूर करने के लिए बार बार विरेचन देने की जरूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। वातोदर, जिसमें वात की संभावना ज्यादा है, उस असाइटिस में हम क्या करते हैं आयुर्वेद वाले लोग, तो वात है तो मतलब स्नेहन स्वेदन करवाना है, थोड़ा सा मेडिकेटेड घी मेडिकेटेड ऑयल देना है, उसके बाद फोमेंटेशन करना है, और बाद में ये शोधन पूर्व स्नेहन स्वेदन है, जैसे प्री ऑपरेटिव कहते हैं, उसके बाद स्निग्ध विरेचन देना है। रैपिंग द एब्डोमेन आफ्टर शोधन, जब भी शोधन करेंगे तो पेट के ऊपर कुछ पट्टियां बांध देंगे। उसके साथ साथ वात है, वात प्रॉब्लम में हमेशा हम बस्ती मेडिकेटेड एनिमा चिकित्सा देते हैं। दो प्रकार के बस्ती होते हैं, एक अनुवासन और दूसरा निरूह। अनुवासन का मतलब सिर्फ सिद्ध तेल होता है, और निरूह का मतलब काढ़ा वात उसके साथ तेल होता है। उसके साथ ये इंटरेस्टिंग बात और एक है, सबको मैं अपील करता हूं, माय व्यूअर्स को मैं एक जोरदार आग्रह करता हूं, अपील करता हूं, विनंती करता हूं हाथ जोड़कर, आप एलोपैथी डॉक्टर हो, निसर्गोपचार हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद वाला हो, मेरी मेरी विनंती आपके सामने, आयुर्वेद ने उदर व्याधि के लिए बहुत ही बेहतरीन अलग अलग तरीके के उपचार बताए हैं, जिसमें एक है मिल्क डाइट। मिल्क डाइट, पेशेंट को पानी नहीं पीने देना, पीना है तो सिंपल सिंपल नेचुरल काउज मिल्क पीना है, नहीं तो मेडिकेटेड औषधि सिद्ध दूध पीना है। प्यास लगी दूध पियो, प्यास लगी दूध पियो, प्यास लगी दूध पियो, कैसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर देशपांडे सर पढ़ाते हैं। तो ये जो है ना मिल्क डाइट वाली मेथड, रिसर्च रिसर्च होना जरूरत है। आगे चलते हैं। पित्तोदर, जहां पित्त का प्राधान्य है और पेट में असाइटिस है, तो क्या करेंगे? पित्त की महत्वपूर्ण चिकित्सा है विरेचन। इफ पर्सन इज वीक, देन ओनली यू कैन गिव अनुवासन बस्ती, क्षीर बस्ती एंड इनटेक ऑफ क्षीर। क्षीर का मतलब मिल्क, दूध। आगे चलते हैं। कफोदर, कफोदर में भी स्नेहन स्वेदन करेंगे, विरेचन करेंगे। इनटेक ऑफ उष्ण तीक्ष्ण क्षार या गोमूत्र, काउज यूरिन फ्रेश ले लीजिए, नहीं तो बाजार में, आज बाजार में गोमूत्रासव मिलता है। लिखिए लिखिए, गोमूत्रासव दीजिए एसेटिस पेशेंट को। 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, कम से कम 2 दफा खाने के बाद। गोमूत्रासव बता दिया देशपांडे साहब ने। कफहर चिकित्सा, वमन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, माइंड वेल। असाइटिस में आपको वमन देना नहीं है। क्या हो गया सर, क्या प्रॉब्लम है सर? सुनो जी सुनो, कफ होने पर भी वमन नहीं, क्यों? कॉलेज में नहीं पढ़ाती ये। लीवर है, लीवर, लीवर बेकार हो गया, सिरोसिस हो गया, ठीक है ना? क्या हो जाता है? पोर्टल हाइपरटेंशन। क्या हो जाता है? लीवर की खराबी हो गई तो 2 बीमारियां ध्यान में रखो। लीवर के पेशेंट को ना उल्टी के द्वारा खून निकलता है। सर, उल्टी के द्वारा खून? ओएमजी, ओ माय गॉड! क्यों सर, क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है सर? एसोफेजियल वराइसिस, प्लीज लिखिए, लीवर का प्रॉब्लम, एसोफेजियल वराइसिस इज अ कॉम्प्लिकेशन। अन्न नलिका होती है ना एसोफेगस, उसमें जख्म हो जाते हैं, जख्म जख्म जख्म, एसोफेजियल वराइसिस। लीवर का प्रॉब्लम है पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स। लिखो लिखो, 2 कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। 2 कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन डॉक्टर देशपांडे बता रहे हैं। 2 कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन इन असाइटिस। एक बता दिया एसोफेजियल वराइसिस, इसीलिए वमन नहीं देना। एसोफेजियल वराइसिस ब्लीडिंग हो जाएगा भैया, मर जाएगा ना पेशेंट। और ध्यान में रखिए, ब्लीडिंग पाइल्स है तो विरेचन भी सावधान, बता दिया भाई। आगे चलते, अभी स्क्रीन को लेना है मेरे को।
राइट साइड। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है भैया, ध्यान से सुनिए। देशपांडे सर का लेक्चर ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत। ये देखिए यहां पर सन्निपातोदर चिकित्सा, सब सीखते हैं, सब सीखते हैं वीडियो के द्वारा। सन्निपातिक, आयुर्वेद का शब्द सन्निपातिक, मतलब तीनों के तीनों दोष बर्बाद। वात खराब, पित्त खराब बेकार, कफ खराब बेकार, तीनों बिगड़ जाएंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सन्निपात। सन्निपात का मतलब त्रिदोषी। ठीक है, तो उसके तीनों मिलाकर आपको अच्छी तरह से उपचार करने पड़ेंगे, डिटेल नहीं बोलेंगे आज। प्लीहोदर, ये देखिए यहां प्लीहा, स्प्लीन बोलते हैं ना, क्या करेंगे? ऑल थ्री दोषास एंड रक्त इज ऑल्सो इन्वॉल्व, बिकॉज यू नो प्लीहा को, स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? जब आरबीसी ब्रेक हो जाते हैं ना, तो कहां पर उसको बरी किया जाता है? ब्रेकिंग ऑफ द आरबीसी कहां पर ज्यादा होता है? स्प्लीन में, ग्रेवयार्ड, स्मशान भूमि है। रक्त पेशी की स्मशान भूमि का नाम बताइए। प्लीहा, रक्त कण पेशी का, रक्त कण पेशी का, आरबीसी की ग्रेव यार्ड, स्मशान भूमि प्लीहा। प्लीहा, स्प्लीन, स्प्लीन, स्प्लेनोमेगैली, स्नेहन स्वेदन विरेचन बस्ती, सब तो मालूम है आपको। सिरा व्यध अलग ट्रीटमेंट है। वेनिसेक्शन ऑफ द वेन इन द लेफ्ट आर्म, यहाँ की एक नस को हम ब्लड निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। रिसर्च वाला पॉइंट, संशोधन वाला पॉइंट। अभी आप कभी भी आपके डिस्पेंसरी में स्प्लेनोमेगैली वाला पेशेंट आ गया, तो आप ये ट्राई कीजिए। ये लेफ्ट क्यूबाइटल फॉसा से थोड़ा सा 50 सीसी रक्त हर एक सप्ताह हफ्ता में निकाल लिए, और देखिए स्प्लीन के, स्प्लेनोमेगैली में क्या फर्क गिरता है। सर अल्ट्रासाउंड कीजिए, सोनोग्राफी कीजिए, देख सकते हैं आप। संशोधन का मुद्दा है, रिसर्च वाला। और अग्निकर्म भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी यकृतोदर चिकित्सा बहुत है ये, एआईपीजीटी को पूछा जाता है एंट्रेंस को। जब हिपेटोमेगैली रहेगी, यकृत बढ़ जाएगी, तो यहां पर राइट क्यूबाइटल फॉसा से 50 सीसी ब्लड निकालो हर हफ्ते में, निकालो तो सही। उसमें क्या है प्रॉब्लम? नहीं, सीरियस नहीं प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत नहीं है। रिसर्च हो जाएगा अपने आप। छोटा 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 संशोधन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी बद्ध गुदोदर, यह देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा, मेरा पर्सनल विरोध है भैया। ये दोनों चीजें है ना, बद्ध गुदोदर और छिद्रोदर, पर्सनली जो भी लिखा है चरक ने, ठीक है, धन्यवाद चरक ऋषि को। फिर मैं तो कहूंगा आपके सामने ऐसी कुछ एक्यूट एब्डोमेन की केस आ गई, उसको तो मैं मॉडर्न के नाम से ही पुकारूंगा। बद्ध गुदोदर का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, और छिद्रोदर का मतलब परफोरेशन। ये दोनों चीजें आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट करके ही ट्रीटमेंट देने वाली चीज है। यहां जो भी लिखा है मैं खुद नहीं मानता, डॉक्टर देशपांडे नहीं मानते, और आपको किसी किसी वैद्य बता रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी कहते, डॉक्टर देशपांडे के चरक नहीं मानते, पापी है वो, बाकी कुछ भी हो। उनका फोन नंबर दे दीजिए, नाम दीजिए मेरे को, मैं पर्सनल उनको विनंती करके फोन करके हाथ जोड़ के पूछूंगा, क्या भैया बद्ध गुदोदर में आप स्नेहन स्वेदन अनुलोमन करते हैं क्या? क्या भैया छिद्रोदर में आप स्वेदन वगैरह करते हैं क्या? नहीं करना भैया, नहीं करना। क्यों करेंगे? हमारे पास इतने अच्छे अच्छे सर्जरी है अभी। तो बद्धगुदोदर के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन के लिए और परफोरेशन के लिए मैं विनंती करता हूं सब मान्यवर को, खुले आम एक्सेप्ट कर दीजिए। इंटेंसिव केयर यूनिट में जाकर एक्यूट एब्डोमेन की ट्रीटमेंट करवा के सर्जिकल शस्त्र कर्म करवाए। तत्र धन्वंतर्याणाम अधिकार, कोई जरूरत नहीं है मेडिसिन की। मैं नहीं मानता, तो छोड़ देता हूं ये बात। घबराइए मत, ऐसा कुछ मैं एंग्री नहीं हुआ हूं, बता रहा हूं आपको। जो बताना है वो मेरी ज्ञान, मेरा एक्सपीरियंस है, तो बता रहा हूं, क्यों नहीं बताऊंगा मैं आपको? खुलेआम बताऊंगा, उसमें दिक्कत क्या है? ये देखिए जलोदर, ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। गोमूत्र बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। फ्रेश काउ यूरिन तो बहुत ही अच्छा है। कुमारी आसो के साथ दे सकते हैं आप। कुमारी आसो 4 चम्मच औषध, 4 चम्मच पानी, उसमें 1 चम्मच ये फिल्टर करके गोमूत्र आप डाल सकते। नहीं तो मैं बार बार कह रहा हूं आपको, अभी फ्रेशली काउज यूरिन मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो बाजार में जाइए और गोमूत्रासव की बोतल लाइए। जिनके घर में असाइटिस वाले पेशेंट है, गोमूत्रासव लाइए, कुमारी आसव लाइए, दोनों मिलाकर 2-2 4-4 चम्मच पानी डालकर सुबह शाम देते रहिए। 1 महीना तक देखिए, नहीं तो आयुर्वेद एकेडमी के पास आ जाइए।
उसके साथ अग्निदीपन करने वाली कफर चिकित्सा करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पानी ज्यादा है तो आपको पानी कम पीना होगा। जो भी पीना है वो सिद्ध जल पीना होगा, मेडिकेटेड वाटर। सादा पानी नहीं पीना, नहीं तो दूध पीना आपको, ठीक है। अभी देखिए कौन से औषधि योग उस जमाने में चरक ऋषि ने बताया और अब हम क्या देते हैं। तो तक्र बटर मिल्क इज द बेस्ट अमंग ऑल द मेडिकामेंट्स इन उदर रोग। जो भी ग्रहणी वाली व्याधि है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अग्निमांद्य की जो भी शिकायत है, हम बोलते हैं तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। बटर मिल्क एक बेहतरीन दवा है। यह टेस्टी तो है। अभी समर सीजन में तो बहुत सारे लोग ये ना, हमारा कौन सा होता है, गोकुल का या अमूल का, अमूल छाछ लेते हैं। क्यों क्यों नहीं लेना, लेना है ना भैया, आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी लेता हूं बटर मिल्क, बहुत अच्छा रहता है। सिर्फ जिसको यूरिन का प्रॉब्लम है ना, एक अनुभव के द्वारा बात बताता हूं, जिसको बार बार पेशाब हो रही है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, बार बार भागना पड़ता है पेशाब के लिए, कंट्रोल नहीं हो पाती, रात को भी उठना पड़ता है, उन लोगों ने ताक सावधान, तक्र पीने से पहले आपके वैद्य डॉक्टर को पूछ लीजिए, ठीक है। बाकी के सब के लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। उसके साथ नारायण चूर्ण अभी मार्केट में मिलता है। हपुषाद्य चूर्ण आप बना सकते हैं। नलिन्यादि चूर्ण नहीं अवेलेबल है। स्नुहिक क्षीर घृत नॉट अवेलेबल। पंचकोल घृत यस इट इज अवेलेबल, ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर वेरी इजीली। हरित की चूर्ण वेरी रेडिली अवेलेबल, मिक्स्ड इन द काउज यूरिन, दैट इज गोमूत्रासव। पिप्पल्यादि लवण अवेलेबल। intake of the snake venom in small quantity, no no no। ये ऐतिहासिक चीज है, चरक ऋषि ने बताई, भूल जाइए। एक कुछ ऐसा इतिहास होता है ना, ऐसा नहीं कि हर एक सेंटेंस और शब्द पकड़कर हम पूछेंगे यह है क्या, यह है क्या। अरे नहीं भैया, सबके सब नहीं होता ना, उस जमाने में हो सकता है। जिसको रिसर्च करना है, संशोधन करना है, करिए, मैं नहीं मानता, ठीक है। पथ्य सबसे बढ़िया है गोदुग्ध, काउज मिल्क इज द बेस्ट पथ्य, हाँ बेस्ट। शाली, यव, मुद्ग, ग्रीन ग्राम, जांगल मांस रस, गोमूत्र, सुरा, तक्र, ये सब अच्छी वाली चीज है, ठीक है। अगले वाले पेज में जाएंगे हम, अगले वाले तक्र प्रयोग विधि, ये देखिए कैसे बनाते हैं तक्र, कैसे बनाते हैं देखिए, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए बटर मिल्क विच इज नॉट वेरी थिक, ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ना अति सांद्र, विच इज स्वीट, लिटिल बिट स्वीट होनी चाहिए, बहुत बहुत ऐसा सावर नहीं, टोटली सावर नहीं होना चाहिए, और विच इज फ्री फ्रॉम द फैट, दैट इज अपेलवम, ऐसा बोला है, इज यूजफुल। इन सन्निपातो दर, जब भी तीन दोष का संबंध है, वात पित्त कफ, तो तक्र पीते समय उसमें त्रिकटु, सुंठ मरीच पिप्पली डालो, यवक्षार डालो और सेंधो डालो। वातोदर में तक्र देना है तो उसके साथ पिप्पली और सेंधो लेना है आपको। पित्तोदर में लेना है तो स्वादु तक्र होना चाहिए विथ शर्करा और ज्येष्ठ मध होनी चाहिए। कफोदर में लेते हैं तो ईशत उष्ण तक्र विथ यवानी सेंधो, और वो भी व्योश युक्त जिरक त्रिकटु सब डाल सकते हैं आप। प्लिहोदर स्प्लेनोमेगैली है तो भी दे सकते हैं, तक्रवीत मधु, ये सब और हैं, या तिलतेल या वचा या शुंठी या शतावा कुष्ठ, ये सब मिलाकर आप ले सकते हैं। सेंधो तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ये देखिए यहां पर मैं ज्यादा बात करने वाला नहीं हूं इसके बारे में। बद्धोदर, छिद्रोदर, आई डोंट एग्री। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर देशपांडे, रिमेंबर, कम ऑन कम ऑन, क्या बोला है कमेंट में लिखिए आप कि सर आप सही कहते हैं, हमारे टीचर्स हमें सिर्फ पढ़ाते हैं। बद्धोदर ऑब्स्ट्रक्शन, एब्डोमिनल एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन, सर्जिकल एब्डोमेन, आईसीयू एडमिशन, सर्जरी। छिद्रोदर परफोरेशन, ये तक्र पिलाते पिलाते वो मर जाएगा बेचारा, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। करना है तो जो वैद्य कर रहे हैं उनका फोन नंबर, नाम मेरे को भेज दो, मैं उनके साथ नम्रतापूर्वक चर्चा करूंगा और उनको अनुभव पूछूंगा और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। कोई मेरा अहंकार नहीं है, कहीं अहंकार नहीं है बिल्कुल। जलोदर में तक्र भी त्रिकटु देते हैं। अभी क्षीरपान की बात आ गई है, देखिए यहां पर क्षीरपान की बात देखिए। इफ पेशेंट ऑफ उदर इज सफरिंग फ्रॉम शोफ, ईडिमा है, उसको आना है, पीड़ा, बहुत दर्द हो रहा है, प्यास लगती है, मूर्छा आती है, देन कैमल मिल्क इज ऑल्सो यूजफुल, यस यू कैन ट्राई इट। इट इज एट सम रीजन्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल राजस्थान इन इंडिया, जहां कैमल्स होते हैं उस जगह पर किसी पेशेंट है और उसको ये हो गया है असेट, पिलाइए, मेरे को क्या दिक्कत है, जो मिलता है तो मिलता है। पुणे में मिलेगा क्या कैमल का मिल्क, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा।
बकरी का भी नहीं मिलता तो कैसे मिलेगा कैमल का मिल्क? तो जहां मिलता है जरूर इस्तेमाल कीजिए। आफ्टर पंचकर्म व्हेन पेशेंट हैज इमेसिएटेड, गो दुग्ध इज द बेस्ट, अजा दुग्ध भी दे सकते हैं, और माहिष दुग्ध मतलब बफेलो मिल्क कैन ऑल्सो बी यूजफुल। आगे चलते हैं, ये देखिए शस्त्र कर्म इन बद्धोदर, उसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन। एन इंसिजन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन 4 अंगुलर फ्रॉम द नेवल, आफ्टर ओपनिंग द एब्डोमेन रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन। In perforation, use 6 to 10 big ants to bite the area. When the hole is closed by biting of ants and holding in its mouth, cut the body of ants, suture the skin. ये सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक इतिहास चरक ऋषि के टाइम भी, सुश्रुत के टाइम भी शस्त्र कर्म के दौरान स्टिचेस के लिए एंड इस्तेमाल करते होंगे। Who knows? We have to believe. आप्तवाक्य, आप्तवाक्य विश्वास रखना ही चाहिए। हम हमारे माँ बाप को ऐसा नहीं पूछ सकते ना कि हमारी ग्रैंडफादर दिखाओ, मेरे को दिखाओ, फोटो नहीं प्रत्यक्ष दिखाओ, नहीं हो सकता ना। तो उस जमाने की बात है, विश्वास तो रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, शस्त्र कर्म इन जलोदर, टैपिंग ऑफ फ्लूइड थ्रू एन इंसिजन, पहले ही बता दिया कि सुई आंत में डालते हैं, पेट में डालते हैं और पानी निकाल लेते हैं। तो ये बहुत कॉमन है, आयुर्वेद में भी है और मॉडर्न में भी है। आयुर्वेद वाली चिकित्सा ज्यादातर मैं बता दूं बार बार कि 2 तरह के शब्द ध्यान में रखिए, एक विरेचन और दूसरा मेडिकेटेड मिल्क। अभी चलते हैं राइट साइड को, अदर नेक्स्ट पेज में जाएंगे हम। ये देखिए थोड़ा सा साइज लहान करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। अभी ये मराठी में स्क्रिप्ट है, डरो मत भैया, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। डॉक्टर देशपांडे बता रहे हैं ना आपको, सब चीजें बता रहे हैं। ठीक है, उदर की सामान्य चिकित्सा में विरेचन चिकित्सा बताई गई है। जब जातोदकावस्था, जैसे मैंने पहले कहा कि पानी नहीं है तो उसको बोलते हैं अजातोदकावस्था, उसमें पानी नहीं है मतलब पानी की शुरुआत हो गई है, पेट में पानी भर जाने की। जब ज्यादा हो जाएगा तो तीक्ष्ण विरेचन देना होगा, शुरुआत में मृदु विरेचन देना पड़ेगा। शमन औषधि में भी आप दोष के अनुसार अलग अलग शमन औषधि दे सकते हैं। आयुर्वेद की 2 ट्रीटमेंट है, एक है शोधन चिकित्सा जिसको डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है, डिटॉक्स थेरेपी, पंचकर्म बोलते हैं, वमन विरेचन बस्ती रक्त मोक्षण और नस्य। और उसके बाद में हम जब देते हैं शरीर शुद्ध हो जाने के बाद तो उसको बोलते हैं शमन चिकित्सा, पैलिएटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है कि उदर व्याधि में अति प्रमाणात दोष संचय है, उसके साथ मल संचय भी है, जो वेस्ट प्रोडक्ट वो भी एक्यूमुलेट हो गए हैं, स्रोतोरोध है। तो ये जो संप्राप्ति वाले घटक हैं, दोष संचय, मल संचय और स्रोतरोध, इन सबको मिलाकर हटाना है तो हमें विरेचन चिकित्सा देनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए विरेचन के द्वारा क्या हो जाता है, पित्त का शमन हो जाएगा, और पित्त प्रकोप के कारण ही धातु का पाक होता है। उदर व्याधि में धातु का पाक बताया गया है, तो इसके अनुसार पित्त वाली चिकित्सा मतलब विरेचन चिकित्सा। क्योंकि ये पूछा जाएगा विद्यार्थी वर्ग के लिए कि मूत्र के बजाय आयुर्वेद ने विरेचन क्यों बताया, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। 2 एक्सप्लेनेशन है, पहले तो बताना है आपके कि इसके शोधन चिकित्सा क्यों करनी चाहिए, दोष संचय ज्यादा है, मल संचय ज्यादा है, स्रोतरोध ज्यादा है, ये 3 शब्द आने ही चाहिए। तो शोधन करना है तो क्यों नहीं वमन करते, क्यों नहीं बसती, तो विरेचन क्यों, विरेचन का मतलब जो पित्त वाली चिकित्सा है, और पित्त का मतलब है इन्फ्लेमेशन। वहां पर स्थानिक उदर के आसपास वाले हिपेटाइटिस तो है, उसके साथ साथ बाजू वाले यहाँ ज्यादा इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो गए, और जो ब्लड वेसल के अंदर का पानी था वो बाहर निकल आ रहा है। ठीक है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की लेवल बढ़ गई है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, पाक, ये लक्षण उदर व्याधि में है। पाक विरेचन के द्वारा उदरस्थ जल संचिति जो होती है, पानी भरा हुआ है, वो तो कम होता ही है, फिर वो पाक निर्माण होने वाली जो प्रोसेस है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, वो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और उसके द्वारा फायदा क्या मिल जाएगा आपको, पानी भरने की प्रोसेस, पानी के द्वारा रेमिशन जो बोलते हैं ना, रिलैप्स, आई एम सॉरी, रिलैप्स रेट, वेगावस्था, बार बार पानी होना, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अर्वाचीन विज्ञान में मूत्र विरेचनीय मतलब डायूरेटिक्स बताए हैं। फिलहाल आयुर्वेद ने ये जो विरेचन चिकित्सा बताई है, इसके द्वारा संप्राप्ति भंग
पैथोजेनेसिस का बीमोड अच्छा तरह होने के कारण क्या हो जाता है, पानी भरने वाली जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा आराम मिल जाता है, जल्दबाजी नहीं होती। आयुर्वेद ने कहा है कि उदर व्याधि में हर रोज टट्टी साफ होनी चाहिए। आप परगेटिव्स नहीं, लैक्सेटिव्स दे सकते हैं, जैसे त्रिफलावटी है, जैसे कि अभया है, हिरड़ा है, जैसे है निशोत्तर है। हा? तो नित्यम एनम विरेचेत, आयुर्वेद का प्रिंसिपल, चरक का प्रिंसिपल बताइए उदर व्याधि का, नित्यम एनम विरेचेत। असाइटिस का सिद्धांत बताइए, नित्यम एनम विरेचेत। चरक ऋषि का असाइटिस का प्रिंसिपल बताइए, नित्यम एनम विरेचेत, नित्यम एनम विरेचेत। मतलब बार बार उसको टट्टी साफ करने की दवा दे दीजिए। हाँ, बाकी के जब विरेचन हम देते हैं तो उसके पहले पूर्व कर्म स्नेहन स्वेदन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें शाखा प्रदेश, हाथ पैर के या आयुर्वेद के हिसाब से शाखा मार्ग से दोष को पेट में लाना पड़ता है, उदर में लाना पड़ता है ना। शाखा के दोष कोष्ठ में लाने के लिए हम स्नेहन स्वेदन का पूर्व कर्म करते हैं। फिर यहां उदर व्याधि में क्या है, दोष तो पहले से ही पेट में है ना, तो क्यों हम स्नेहन स्वेदन करें। तो स्नेहन स्वेदन करने के बगैर विरेचन दे सकते हैं उदर व्याधि में, ठीक है। तो ये स्नेहन स्वेदन कर्म उदर व्याधि में पूर्व कर्म के हिसाब से करना अलाउड नहीं है, डोंट डू इट, ओके। स्नेहन किया तो आम बढ़ जाएगा, स्नेहन किया तो स्रोतरोध बढ़ जाएगा, स्वेदन किया तो पाक बढ़ जाएगा, इन्फ्लेमेशन, और द्रव संचित और भी बढ़ जाएगी। तो स्नेहन स्वेदन नहीं करना, खाली विरेचन देना, स्नेहन स्वेदन नहीं करना, खाली विरेचन देना असाइटिस व्याधि में, उदर व्याधि में। उदर व्याधि में जो हम विरेचन देते हैं वो तीक्ष्ण होना चाहिए। इसके लिए जयपाल एक जो मेडिसिन है उसके कल्प इस्तेमाल करते हैं, उसके नाम यहां पर मौजूद है आपके सामने। उसके नाम है, टैबलेट्स के नाम बाजार में मिलते हैं, ये टैबलेट्स बाजार में मिलती है। फिलहाल दिस इज वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्यकीय सलाह लेना जरूरत है, डिस्क्लेमर। डॉक्टर देशपांडे ने बता दिया, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है आपको। जाएंगे बाजार में लाएंगे अश्वगंचुकी, दे दिया असाइटिस पेशेंट को, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं और कभी नहीं। फिलहाल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, क्या है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, अश्वगंचुकी टैबलेट, ये टैबलेट्स के नाम है, टैबलेट गोली गोली है अश्वगंज। सर क्या भारी नाम है, यस अश्वगंचुकी। हम सर हम हमें सर सिर्फ डल्कुलैक्स मालूम है, नहीं आयुर्वेद के नाम देखिए, अश्वगंचुकी, इच्छा भेदी टैबलेट, नाराचरस एक दफा नहीं देना है भैया। कई पेशेंट्स को अश्वगंचुकी देते हैं हम, इच्छा भेदी मोर स्ट्रांग है, कई पेशेंट को इच्छा भेदी देते हैं, नाराचरस और भी स्ट्रांग है, कई लोगों को नाराचरस देते हैं। उसके साथ साथ जलोदरारी, अभयादि मोदक, ये सब प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अश्वगंचुकी में जयपाल का प्रमाण बहुत कम है, इच्छा भेदी में और ज्यादा, नाराचरस में और ज्यादा। विरेचक द्रव्य देते समय जब भी आपको टैबलेट देनी है जुलाब होने के लिए, तो हमेशा वार्म वाटर के साथ देनी पड़ेगी। फिलहाल ये देखिए यहां पर असाइटिस की बात चल रही है, तो पानी नहीं दे सकते हम, तो इसके लिए अनुपान के लिए गर्म पानी के बजाय गर्म दूध देने की आवश्यकता है। ये जब आपको जुलाब करने वाली दवा लेनी है तो सुबह देनी चाहिए, रात को दी तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को हैरान हो जाएगा बेचारा, नींद ही नहीं आएगी, जाता है आता है, जाता है आता है टॉयलेट को। कभी भी आयुर्वेद कहता है विरेचन देना है सुबह 6 बजे दे दीजिए, तो दिन भर में चलता रहेगा। दिन भर में तो आदमी तो जागरूक होता है ना, रात को सोता है और आप बोलेंगे जाओ टट्टी को, कैसे करेगा भैया। रात को नहीं देना विरेचन, सुबह देना, ठीक है। ये देखिए विरेचन से फायदा क्या क्या हो जाता है, यहां पर लिखा हुआ है, फायदा मिलेगा आपको, जल संचिति कम हो जाएगी, उदर का आकार कम हो जाएगा, जो वात की प्रकोप हुआ है अंदर, तो वात प्रकोप का पॉसिबिलिटी है, जब उधर से पानी निकला जाएगा विरेचन के द्वारा, तो विरेचन देने के बाद तुरंत क्या करना, यहां लिखा है पट्टबंध, बैंडेज पूरा का पूरा
एब्डोमिनल बेल्ट लगाना होगा, एब्डोमिनल बेल्ट, नहीं तो ज्यादा दर्द होने लगेगा पेट में, ठीक है ना। विरेचन के द्वारा उदर का पानी कम हो गया तो आपको पट्टबंध लगाने की जरूरत है। तो आयुर्वेद में पट्टबंध कैसे लगाते हैं, यहां देखिए, यहां लिखा है, यहां अलग बताता हूं आपको, देखिए यहां पर अर्क पत्र बताया है। अर्क पत्र वनस्पति है ना, अर्क रुई, उसका लीव्स लेना है आपको, वार्म करना है, और उसके ऊपर, पेट के ऊपर वो अर्क पत्र बिठाकर उसके बाद उसको बैंडेज करना है। अर्क पत्र है, उष्ण तीक्ष्ण गुण है उसमें, है ना। उसके द्वारा एक सॉफ्ट प्रकार का फोमेंटेशन हो जाएगा, उसके द्वारा स्रोतरोध कम हो जाएगा। ये अनग्नि स्वेद का प्रकार है, उसमें डायरेक्ट अग्नि का इस्तेमाल नहीं किया है, ये नेचुरल तरीके का स्वेदन नहीं है, ये कैसा है, सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है, अनग्नि स्वेद बोलते हैं, ठीक है ना। उसके द्वारा पाक नहीं हो जाएगा। तो उसके द्वारा कभी कभार अर्क लगाने के बाद, लीव्स लगाने के बाद थोड़ा 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 रैश आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अर्क पत्र को पहले एरंड का स्नेह लगाना है, रिसिनस ऑयल, कास्टर ऑयल लगाकर ही अर्क पत्र उदर पर बांधना है। समझ में आ गई बात। उदर पत्र मतलब ये नहीं मिल रहा है आपको, तो वट पत्र भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए शमन चिकित्सा। अग्निमांद्य एक महत्वपूर्ण घटक है, तो शमन चिकित्सा में आहार का, पथ्यापथ्य का विचार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब जातोदकावस्था होती है, पानी भर जाता है, तो सिर्फ मिल्क डाइट देना है, दुग्ध आहार बोलते हैं। दूध के अलावा और कौन सी भी लिक्विड्स, बेवरेजेस नहीं देने हैं। और दूध एक द्रव पदार्थ भी है, और उसके द्वारा विरेचन भी हो सकता है, मतलब टट्टी को साफ सुथरी हो सकती है। उसके बाद उदर की रुग्ण में जब प्यास लगती है, तो इसको भी पानी के बजाय आप दूध पिला सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दूध पिलाने के बहुत सारे फायदे हैं, देखिए यहां पर दूध पिलाने के फायदे मैं आपको बता रहा हूं। दूध ये विरेचक है, और उसके साथ साथ बल वृद्धि कर भी है, मतलब हमारी स्ट्रेंथ को मेंटेन करेगा। वो पेशेंट जो है ना आसाइटिस वाला, धातु वृद्धि करेगा, रस रक्त मांस में अच्छा हो जाएगा। दूध ये जब हम हीट करते हैं और उसका जो फैट निकाल देते हैं, तो एक देखना चाहिए कि दूध में पानी मिला, कई कई जगह पर पानी मिलाते हैं, वो पानी नहीं होना चाहिए दूध में। उदर की जल संचिति कम हो जाने के बाद भी आगे चलकर कम से कम 6 महीने तक उदर व्याधि, जो एसाइटिस व्याधि वाले भी जो पेशेंट्स है, उनको सिर्फ मिल्क डाइट पर रखना है आपको। उसके साथ लवण विरहित पेय आप दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, ग्रीन ग्राम सूप, मूंग का सूप बनाकर दे सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके सॉफ्ट राइस भी पेशेंट को दे सकते हैं। अति क्षीण, आयुर्वेद ने ऐसा भी कहा है कि 1 साल तक आप ये पूरी आयुर्वेद की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि ये बहुत सारा ठीक ठाक हो गया होगा व्याधि, और उसके बाद उसका रिकरेंस अवॉइड कर सकते हैं। अति क्षीण और रुक्ष शरीर जिसमें है, उनमें भी पेशेंट का, जिसका वेट लॉस हो चुका है, कैंसर वाले पेशेंट और या HIV वाले पेशेंट हो, मालनरिश्ड पेशेंट हो, तो उनके लिए दूध बहुत ही फायदेमंद होता है। जातोदकावस्था में दूध लेना तो ठीक है, फिर जब ये शिकायत दूर हो जाती है, तो धीरे धीरे पेशेंट की एपेटाइट जो है, भूख बढ़ती जाती है, तो आपको दूध की मात्रा भी धीरे धीरे करके बढ़ानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप 2 से 3 लीटर तक दूध पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। कई कबार ऐसा होता है कि कई लोगों को ये उसका खर्चा जो होता है वो इतना इफेक्ट, मतलब वो नहीं सह सकते, तो उनके लिए कुछ अलग अलग पर्याय हम डॉक्टर लोग ढूंढते हैं। इसमें अग्निवृद्धि करनी चाहिए औषध के द्वारा। तो रुग्ण को जब खाने को जी करता है, तो बाजरी की भाकर उसको हम देते हैं। जो बाजरा है ये लघु है, रुक्ष है, उष्ण है, और एक बेहतरीन आहार्य द्रव्य ये असाइटिस पेशेंट के लिए है। उदर में फैटी सब्सटेंसेस आपको बिल्कुल नहीं देने हैं, ठीक है। रुक्ष गुण के कारण बाजरी के द्वारा भी वात प्रकोप हो सकता है, इसके लिए उसके साथ गार्लिक की चटनी बोलते हैं, लहसुन, लहसुन की हम चटनी दे सकते हैं। लहसुन जो है, गार्लिक, वो उष्ण है और स्निग्ध भी है। तो जो बाजरी का रुक्षता है वो ये इसके द्वारा, लहसुन के द्वारा ठीक ठाक हो जाएगा। तो असाइटिस पेशेंट के लिए बाजरी की भाकरी, लहसुन की चटनी और दूध ये आहार में दे सकते हैं। लहसुन की चटनी करते समय उसमें सीसेम मतलब तिल का, और खुबरे कोकोनट, और शेंगदाना मतलब पीनट्स, ये सब हम डालकर ऐसे ये डालकर पदार्थ सकते हैं कि जिसके द्वारा ये, है ना, इसके बजाय हम कोथुम्बिर, कोरिएंडर का इस्तेमाल करेंगे, पुदीना का इस्तेमाल करेंगे,
और ब्लैक पेपर और जीरा ये ज्यादा बेहतरीन है इंस्पेक्ट ऑफ यूजिंग दिस शेंगदाना एंड खोबरा। ओके, नेक्स्ट इज डायरेक्टली फॉर्मूला प्रिस्क्रिप्शन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। औषधि उपचार में असेटिस व्याधि में सबसे बेहतरीन प्रिस्क्रिप्शन क्या है, सब लोग लिख सकते हैं। फिलहाल वैद्य की सलाह के बगैर ये लेना नहीं है। आरोग्यवर्धिनी 250 मिलीग्राम मतलब 2 गोली, सूत शेखर की भी 2 गोली, शंख भस्म वटी भी मिल सकती है 250 मिलीग्राम। ये दिन में 3 बार आपको देना होगा, मतलब 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर, 6 गोली शाम को। आरोग्यवर्धिनी में जो कटुका नाम की जो द्रव्य है वो बेहतरीन दवा है, लीवर एक बेस्ट टॉनिक है और उसके द्वारा भी अच्छी तरह से टट्टी साफ होती है और इसका ज्यादा काम, ज्यादा एक्टिविटी लीवर की तरफ ही देखी जाती है। ताम्र, ये आरोग्यवर्धिनी में कॉपर भी है तो ये लेखन करने वाला है, उसके द्वारा भी आपको ये स्त्रोतरोध दूर हो सकता है। सूत शेखर एक साम पित्त की बेहतरीन दवा है, तो उसके साथ ये मिश्रण के साथ आप कुमारी आसव नंबर 1 4 चम्मच दवा 4 चम्मच पानी 2 दफा आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था बेहतरीन लेक्चर असाइटिस के बारे में, जिसमें मैंने चरक संहिता की भी बात की और बाद में चलकर प्रैक्टिस में हम कैसे कैसे क्या क्या दवा इस्तेमाल करते हैं इसकी भी जानकारी मैंने आपको दी। वीडियो अच्छा लगा तो जिसके भी आपके रिश्तेदार या मित्र परिवार में जो भी लोग आप जानते हैं कि जिसको असाइटिस या लीवर की शिकायत है, तुरंत ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करके मेरी उम्मीद हमेशा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे।